तो जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, तो सिलेक्शन सॉर्ट की अप्रोच क्या होती है वो एक बार पहले ध्यान करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, जहां पे एक एरे अवेलेबल है उसकी हर एक पोजीशन का सिलेक्शन करना है, और हर एक पोजीशन का सिलेक्शन करके कोशिश करनी है उस पोजीशन का डेटा पूरे एरे को चेक करने के बाद सही वैल्यू आ सके। वो तरीका क्या, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे अरेंज करना है तो सबसे पहले सबसे पहली पोजीशन सेलेक्ट कर ली। सबसे पहली पोजीशन कहाँ होगी, अगर 4 एलिमेंट्स का इंडेक्स है तो सबसे पहली पोजीशन है हमारे पास जीरो, जीरो इंडेक्स वाली। यहां हम एक बार वो पोजीशन लिख रहे हैं कि कौन सी पोजीशन का सिलेक्शन चल रहा है। तो जीरो पोजीशन का सिलेक्शन चल रहा है, और जीरो पोजीशन के सिलेक्शन में सबसे पहले कंपैरिजन हुआ 11 और 7 का। जीरो पोजीशन जिसका सिलेक्शन है उसका नेक्स्ट वाले से। ऑर्डर में अगर हमें मिला है मिसमैच, हमें चाहिए था ये डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये निकला इंक्रीजिंग नहीं, 11 तो बड़ी वैल्यू और 7 छोटी वैल्यू है, तो कर दिया इन्हें इंटरचेंज। इंटरचेंज करने का मतलब यहां आ जाएगी वैल्यू 7 और यहां चली गई वैल्यू 11। होपफुली यहां तक की बात का आइडिया लगा होगा। और जैसे ये 7 और 11 इस तरीके से वैल्यूज आ गई, तो सिलेक्शन अभी भी उसी पोजीशन का कर रखा है। अब जो कंपैरिजन होगा किसका किससे हो रहा है कंपैरिजन वो समझें। इस बार कंपैरिजन उसी पोजीशन वाले का किससे हो रहा है, इस बार कंपैरिजन नेक्स्ट जो एलिमेंट है उससे। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट है इंडेक्स 1 का हो चुका था कंपैरिजन, अब होगा इंडेक्स 2 का कंपैरिजन। और इन दोनों का जब कंपैरिजन हो रहा है, कौन सी वैल्यूज का कंपैरिजन हुआ, 7 और 5 का। ऑर्डर में फिर मिसमैच, और ऑर्डर में मिसमैच है तो फिर से कर दिया हमने इन्हें इंटरचेंज। अभी इंडेक्स 0 वाले का ही सिलेक्शन चल रहा था, और उसके करस्पॉन्डिंग 7 और 5 फिर से इंटरचेंज हो गया ये डेटा, और यहाँ पे पहुंच गया 5 इंडेक्स 0 पे दो, और इंडेक्स 2 पे 0 1 2 2 पे पहुंच गया क्या, स्वैप की वैल्यू, तो यहाँ पहुंच गया 7। होपफुली यहाँ तक की बात का आइडिया। और यही सिलेक्शन अभी उसी पोजीशन का चल रहा है, और उसी पोजीशन का कंपैरिजन इंडेक्स 0 वाली पोजीशन का ही कंपैरिजन होगा नेक्स्ट। किससे हो रहा है वो कंपैरिजन, नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, इंडेक्स 3 पे। 4 एलिमेंट के लिए हमने जानबूझ के अरे छोटा सा ही, और ये जो एलिमेंट्स का कंपैरिजन हो रहा है 5 एंड 9 का। कंपैरिजन किया क्योंकि हमें नहीं पता था कि ऑर्डर में मिसमैच होगा या नहीं होगा, कंपैरिजन करने पे ही पता चल रहा है। ऑर्डर में मिसमैच नहीं है तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं की। जब जीरो पोजीशन का सिलेक्शन हो गया तो समझें इस चीज को कि डेटा हमारे पास क्या आया। तो सबसे पहली वैल्यू तो है 5, और उसके बाद की जो वैल्यूज अवेलेबल है वो है 11 7 एंड 9। सबसे पहली वैल्यू तो है 5, उसके बाद की वैल्यूज अवेलेबल है 11 7 एंड 9। और यहाँ पे एक चीज जो समझने की है वो क्या, जब एक बार वो ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो गई, जीरो पोजीशन के सिलेक्शन का काम हो गया, तो अब हमें वर्क किसके लिए करना है वो पहचाने, वो समझें। अब हमारे पास ये सॉर्टेड एरे आ चुका है, 5 सॉर्टेड है। अब वह करना है इस आगे वाले पोर्शन पे 11 7 9 जहाँ पे अवेलेबल है उनके साथ, और उनके साथ वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि इस बार जो सिलेक्शन हो रहा है जिस पोजीशन का, वो पोजीशन कौन सी है उसे अगर हम यहाँ पे लिखें एक बार, तो वो इस बार पोजीशन सेलेक्ट जो हो रही है वो है इंडेक्स 1 वाली। और 1 वाले इंडेक्स का जब हम कंपेरिजन करवा रहे हैं तो किससे कंपेरिजन करवाते हैं, इस 11 का कंपेरिजन हम करवाते हैं पहले 7 से, और 11 और 7 के कंपेरिजन में ऑर्डर का मिसमैच, वैल्यूज कर दी इंटरचेंज, वैल्यू इंटरचेंज होके क्या आ रही है, तो यहाँ वैल्यू जब होती है इंटरचेंज, यहाँ तो 7 और यहाँ 11 आ जाएगा। ये डेटा आ गया कुछ ऐसा, ये 7 एंड ये आ गया 11। होपफुली यहाँ तक की बात का आइडिया लग रहा होगा। 7 11 स्वैप होके ये वैल्यूज आ गई। अब उसी 1 वाले इंडेक्स का कंपेरिजन आगे और रहेगा। किससे कंपेरिजन होगा इस 1 वाले इंडेक्स का, तो इसका कंपेरिजन होगा इंडेक्स 2 वाले से हो चुका, अब इंडेक्स 3 वाले से होगा इस पर्टिकुलर से।
और इन दोनों का जब कंपैरिजन हो रहा है 7 और 9 का, ऑर्डर में मिसमैच नहीं है, वैल्यूज इंटरचेंज नहीं की, वन इंडेक्स वाले का आगे वाले दोनों एलिमेंट से कंपैरिजन हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंडेक्स की। नेक्स्ट इंडेक्स कौन से इंडेक्स का सिलेक्शन करना है? इंडेक्स 2 का। ये जो इंडेक्स 2 का हम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, उस वक्त डेटा क्या अवेलेबल है वो भी अगर यहाँ लिख दें, तो डेटा अवेलेबल है 5 और 7, सॉर्टेड डेटा आ चुके हैं। बाकी जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 11 एंड 9। भले ही एरे कितना भी बड़ा रहता, कभी ना कभी तो वो सिचुएशन आएगी जहां पे धीरे धीरे एलिमेंट सॉर्टेड होते जा रहे हैं। एक ट्रैवर्सिंग में एक एलिमेंट सॉर्टेड अवेलेबल हो गया, दो ट्रैवर्सिंग में दो एलिमेंट सॉर्टेड हो गए। अब कंपैरिजन कितने करने हैं? तो 4 एलिमेंट में से 2 सॉर्टेड हो चुके हैं, तो एक कंपैरिजन की और जरूरत है। वो आप देख सकते हैं, वो क्यों? क्योंकि यहाँ सिलेक्शन किया इंडेक्स 2 वाले का, उसका कंपैरिजन करेंगे इंडेक्स 3 वाले से। और कंपैरिजन करने पे हमें अगर यहाँ पे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑर्डर का मिला हमें मिसमैच, तो ऑर्डर का मिसमैच मिलने पे हमने कर दी वैल्यू इंटरचेंज। और वैल्यू इंटरचेंज होके क्या आ रही है? तो वैल्यूज जब हुई इंटरचेंज, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ पे चला जाएगा 11। और एरे चाहे कुछ भी होता, अगर टोटल n वैल्यूज अवेलेबल हैं, n-1 रिपीटेशन में ही, n-1 सिलेक्शन में ही हम वो सारे एलिमेंट सॉर्टेड परफॉर्म कर चुके होंगे। कैसे? तो 0 1 2 इन 3 के लिए चला, 3 एलिमेंट हमारे पास सॉर्टेड आ गए। अब रिजल्टेंट जो एरे है वो एक बार समझें, 5 7 9, ये सॉर्टेड है, अपनी सही जगह पे पहुंच गया। बाद में बचा 11। 11 का किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत है क्या या नहीं, वो एक बार समझें इस चीज को। ये जब अकेला एलिमेंट ही अगर बचा हुआ है इसके बाद, तो अकेला एलिमेंट तो आगे कंपैरिजन अगर करोगे भी तो किससे करोगे? आगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। इस 11 वाली वैल्यू का अगर आप कंपैरिजन करना भी चाहते हैं, सिलेक्शन अगर करते भी हैं इंडेक्स 3 का, बाई चांस इंडेक्स 3 का सिलेक्शन करने पे कंपैरिजन किससे करोगे? तो यहाँ पे बात आती है, इसका कंपैरिजन करने के लिए आगे कुछ और है ही नहीं, तो इस 3 वाले सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 अवेलेबल थे, तो इस 3 वाले इंडेक्स को सेलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। 2 तक अगर कर लिया मतलब सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो गए, क्योंकि 3 का सिलेक्शन करोगे सबसे लास्ट वाला बचा हुआ है। बात कुछ ऐसी है जैसे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट थे अलग अलग हाइट में, बहुत सारे कैंडिडेट थे सपोज अलग अलग हाइट में, हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सपोज वहां पे जितने भी थे उनमें से एक एक करके सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लेके आ गए, उससे बड़े वाले को लेके आ गए, उससे बड़े वाले को, इस तरीके से चलते जा रहा है। और सपोज वो अगर 50 कैंडिडेट भी थे, 49 कैंडिडेट अगर अपनी जगह पे पहुंच गए, तो लास्ट वाले के लिए सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाले के लिए कोई प्रोसेस सोचने की जरूरत नहीं बचेगी, अगर स्टार्टिंग के 49 सही कैंडिडेट हैं, सही हाइट के ऑर्डर में सही डेटा अगर पहुंच चुके हैं, तो लास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड रहा होगा। तो ये जो हम लूप दे रहे थे सिलेक्शन सॉर्टिंग का, वो लूप कैसा? तो एक आउटर लूप दिया इस वैल्यू 0 1 2 3, 3 के लिए चलने की जरूरत नहीं है जब नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। नॉर्मली जो लूप प्रोवाइड करते हैं i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, जहां अगर 4 एलिमेंट है तो 0 1 2 3, 3 के लिए भी चले। बट हम जानबूझ के कहना चाहते हैं ये 3 के लिए भी ना चले, 3 से भी कम तक, तो मतलब n-1 से लेस देन तक, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, कंपलसरी नहीं कह रहे इसे यहाँ पे। आप चाहे तो ये लेस देन n भी अगर दे दोगे तो क्या होगा, इनर लूप तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इनर लूप हम कहाँ से दे रहे हैं? इनर लूप हम देते हैं i+1 से, और उसे चेक करते हैं कि जब तक एरे की बाउंड्री में है तब तक ही काम करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। तो j लेस देन n चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप ये लूप चलने भी देते इस तरीके से भी, सिलेक्शन होता अगर इंडेक्स 3 पे, आई वाली ये 3 है, अगर रेड वाला जो एरो है वो जैसे अब यहाँ पे होता 4 पे, और चेक करता 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, लूप इनर वाला नहीं चलेगा।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे i लेस देन n भी रहने दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन को i लेस देन n भी रख सकते हैं, बात बराबर है। लॉजिकली रिक्वायरमेंट नहीं है सबसे लास्ट वाले सिलेक्शन की, बट अगर सिलेक्शन कर भी लोगे तो आगे कंपैरिजन के लिए तो कोई है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ कर क्या रहे हैं इस पूरी ट्रैवर्सिंग के अंदर, ये जो लूप चला रहे हैं वो किसका, कि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे किस किस को, उस a ऑफ i और a ऑफ j को, और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उन्हें स्वैप करना है या नहीं करना। अगर कंपैरिजन में हमें पता चला कि वो ऑर्डर के लिए मिसमैच है तो हम कर रहे हैं स्वैप, नहीं तो स्वैप नहीं कर रहे हैं। और स्वैप किसे कर रहे हैं, तो समझने के लिए ऐसे लिख रखा है कंपेयर वर्ड। स्वैप किसे करना चाहिए, इन्हीं दोनों वैल्यूज को, अगर वो मिसमैच मिला a ऑफ i और a ऑफ j को स्वैप कर लिया जाएगा। फिर करना है जैसे अगर हम चाहते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर नहीं हो इसका मतलब पहली बड़ी और दूसरी छोटी ऐसा नहीं हो। तो अगर ऐसा मिलता है कभी a ऑफ i a ऑफ j से अगर बड़ा मिलता है तो इंटरचेंज कर देंगे, अपने आप वो चीज सॉल्व हो जाएगी, सॉर्टेड एरे अवेलेबल हो जाएगा। जैसा हमने पहले भी बात की है सिलेक्शन सॉर्ट की, कुछ इस तरीके से ये परफॉर्म किया जा सकता है। स्वैप करना आप जानते ही हैं, स्वैप करने का तरीका वही तीन वेरिएबल काम में लेते हुए, जैसे दो वेरिएबल स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, कैसे करते हैं वही तरीका। जैसे टी नेम का एक वेरिएबल है, टी में रखा ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में असाइन कर दिया ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे में असाइन कर दिया फिर टी को। यूजिंग फंक्शन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी टू इंटीजर वैल्यूज के स्वैप का फंक्शन डिफाइन कर रखा है तो आप उसी फंक्शन को यहाँ पे काम में भी ले सकते थे। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म किया जा सकता है। सॉर्टिंग इंटीजर एरे के साथ भी हमने डिस्कस की थी, और इसी टेक्निक को हमने, अगर हमें बहुत सी स्ट्रिंग अवेलेबल है उनकी सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, मल्टीपल स्ट्रिंग रीड करने के बाद सॉर्टेड डेटा अवेलेबल कराना था, तो उसके लिए भी हमने ये चीज अप्लाई की थी। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो रिकर्जन, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रिकर्जन क्या है, रिकर्जन एक प्रोसेस जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन में अगर उसी फंक्शन का, किस फंक्शन का, जिस फंक्शन की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंदर अगर उसी फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट आ जाता है तो उस फंक्शन को कहा जाता है रिकर्सिव फंक्शन, और उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकर्जन। तो हम बात कर रहे हैं एक बार रिकर्जन की यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ, और वो प्रोसेस जहां पे आपको लगे कि फंक्शन खुद की ही वर्किंग को काम में ले सकता है, वहां पे आप फंक्शन काम में ले सकते हैं। जैसे हमने बहुत पहले सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन किए थे, होपफुली आपको ध्यान होगा सीरीज वाले क्वेश्चंस। जैसे अभी अगर हम यहाँ पे बात करें 1 2 3, इस तरीके की जो सीरीज हमने की थी एन तक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम रिकर्सिव अप्रोच से करना चाहते हैं बाय चांस, तो कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने दिया एन आई, वेरिएबल जो हमें रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर दिए, प्रिंटफ, प्रिंटफ के साथ हमने क्या प्रोवाइड किया, एंटर वैल्यू, एक मैसेज दिया एन की वैल्यू रीड करने के लिए, स्कैनफ। जैसे ही एन की वैल्यू रीड कर ली, हम यहाँ पे आई की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं एक अलग फंक्शन में। सपोज उस फंक्शन का नाम दे दिया सीरीज, इस फंक्शन के अंदर भेजा एन, और उस फंक्शन का काम होना चाहिए सीरीज को प्रिंट करना। तो रिकर्जन की बात है तो पहले फंक्शन डिफाइन करना होपफुली आपको ध्यान होगा। नॉन रिकर्सिव अप्रोच से अगर बात करें इस फंक्शन की, तो कैसा देते हैं हम इस फंक्शन को वो पहले समझते हैं।
जहां पे ये इंटीजर वैल्यू रिसीव की जाती है, जैसे ये n, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। वो क्या? तो यहाँ एक बार पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 1 2 3 अप टू n वाली जो सीरीज है, डायग्राम फॉर्मेट से अगर हम एक बार समझें, तो हमें यहाँ पे अगर सीरीज प्रिंट करनी है 5 के लिए, तो 5 की सीरीज आनी क्या चाहिए, पहले वो सभी समझें आराम से। कि 5 के लिए सीरीज जो आनी चाहिए, रिजल्ट एक बार यही लिखना है पहले ना, 1 2 3 4 ये फाइनली रिजल्ट आना चाहिए अगर हम सीरीज 5 की चेक करते हैं तो। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, सीरीज 5 के लिए ऐसी है, 4 के लिए होती है 1 2 3 4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये चीज आराम से रियलाइज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज के प्रिंट होने में 4 वाली सीरीज की भी इंपॉर्टेंस है। 5 वाली सीरीज कैसे आ रही है, पहले 4 वाली सीरीज फिर 5। अब इस चीज को अगर आप थोड़ा समझ पाते हैं, तो यहाँ पे हम डायग्राम फॉर्मेट से इसे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझें। हमने यहाँ पे लिखा, जैसे ये सीरीज हमें प्रिंट करवानी है कौन सी, 5 वाली। इसके लिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया, और ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये जाता है कहाँ, ये जाता है अपनी वर्किंग, अपने फंक्शन डेफिनेशन के पास। ये जो फंक्शन डेफिनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे एक बार इस बॉक्स से अगर हम रिलेट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर हमें क्या रिक्वायरमेंट है वो समझें। सीरीज अगर हमें 5 की फाइंड आउट करनी थी, तो वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, पहले सीरीज फाइंड आउट करनी है किसकी, 4 की। और जैसे ये 4 की सीरीज आ जाए, उसके बाद हमें प्रिंट करना है, किसे प्रिंट करना है, 5 को। तो एक बार प्रिंट एफ पूरा ना लिखते हुए, प्रोग्राम में तो पूरा चाहिए होगा, अभी हम यहाँ पे प्रिंट 5 लिख रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं ना। जैसे प्रिंट करा दो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, 5 को प्रिंट कर देंगे। और इस पर्टिकुलर फंक्शन में, सीरीज वाले फंक्शन में सीरीज की रिक्वायरमेंट आ गई। इस चीज को और समझें, ये आगे 4 की सीरीज कैसे फाइंड आउट हो रही होगी, तो 4 की सीरीज के लिए ये फिर आगे जाएगा 4 की सीरीज फाइंड आउट करने के लिए। और इसे वापस हम बॉक्स से अगर रिप्रेजेंट कर दें, तो कुछ इस तरीके से, जहां पे ये सीरीज 3 वाली और फिर 4 प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं 4। सीरीज 3 के लिए हमें क्या करना है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। 3 के लिए हमें क्या चाहिए, तो सीरीज 3 के लिए सीरीज 2 वाली चाहिए, और फिर प्रिंट करना है 3 को। सोन इस तरीके से ये चलता जाएगा। एक बार डायग्राम हम आगे कंप्लीट करते हैं एक बार। ओके, तो ये जो हम बात कर रहे थे, इस पर्टिकुलर सीरीज को यहाँ से हम एक बार थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं इसे ना।
ऑलराइट, तो सीरीज 2 के लिए हम क्या करना चाहेंगे उसकी अगर बात करें, तो सीरीज 2 के लिए सीरीज 1 वाली सीरीज में क्या आएगा, केवल 1। हमने किया ड्रॉ। इस 1 वाली जब प्रिंट हो जाए उसके बाद सीरीज 2 वाली, क्योंकि सॉरी प्रिंट करना है 2। एक बार अभी तक की जो हमने बात की है उसे एक बार वापस थोड़ा सा फोकस करते हुए, सीरीज 5 के लिए क्या चाहिए एक्चुअली में, तो सीरीज 5 की होती है कुछ ऐसी जहां पे रिजल्ट आना चाहिए 1 2 3 4 5, ये आना चाहिए रिजल्ट, राइट। इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए अगर ध्यान से देखें तो पहले 4 की सीरीज आनी चाहिए और फिर उसके बाद 5 प्रिंट होना चाहिए। 4 की सीरीज के लिए क्या होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए 1 2 2 3 एंड 4, इस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए। जहां पे अगर ध्यान से देखें तो 3 वाली सीरीज आनी चाहिए और फिर 4 प्रिंट होना चाहिए। इस पर्टिकुलर को भी ध्यान से देखें, सीरीज 3 के लिए जब आते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए फाइनली इस फंक्शन का, 1 2 एंड 3। और 1 2 3 के लिए 2 वाली सीरीज कह सकते हैं हम, 1 2 2 वाली सीरीज है और फिर 3 प्रिंट होना चाहिए। सिमिलरली 2 की सीरीज के लिए 1, इसी अप्रोच में अगर हम बात करें तो 1 की सीरीज आ रही है और 2 प्रिंट हो रहा है। वो बात अलग है, 1 की सीरीज क्या होती है, केवल 1 प्रिंट करना। तो यहाँ पे सीरीज जब 1 की आ रही है तो उसके लिए सीरीज 0 की हम स्पेसिफाई नहीं करना चाहेंगे। इस केस में आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ट्रैकिंग इस तरीके से परफॉर्म होती जाएगी, आगे बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो। एक लिमिट आपको सोचने की जरूरत होगी रिकर्सिव अप्रोच में कि कब जाके वो प्रोसेस रोकनी है। जैसे हमने ये लिमिट सोची कि जब सीरीज 1 की बात आ रही है तो क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देना है 1। सीरीज 0 को हम कॉल कर ही नहीं रहे, ताकि हमने प्रिंट करवा दिया 1। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। या आप चाहें तो इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्रिंट 1 से पहले सीरीज 0 को कॉल कर दिया। सीरीज 0 ऐसी प्रोवाइड कर दें जो कुछ भी प्रिंट ना करे, ऐसा भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस रहेगी आप एंडिंग कहाँ कंसिडर करना चाहते हैं। जैसे अभी सीरीज 0 के लिए अगर बात करें तो सीरीज 0 कैसी होनी चाहिए, जो कुछ भी प्रिंट न करे वो केवल एज इट इज उसे रिटर्न करवा दे। ये कुछ भी प्रिंट न करते हुए क्या कर दे, रिटर्न करना स्पेसिफाई कर दे और रिटर्न होने पे ये धीरे धीरे फिर लौट के जाने लगे। ये केवल और केवल ब्लैंक प्रोवाइड कर दे, सिंपली यहां से बस रिटर्न होना स्पेसिफाई कर दिया जाए। ये रिटर्न होता है पहले सीरीज 5 की प्रिंट करने के लिए 4 की प्रिंट करना चाह रहा है, 4 की प्रिंट करने के लिए 3 की, 3 की प्रिंट करने के लिए 2 की, 2 की प्रिंट करने के लिए 1 की, 1 की प्रिंट करने के लिए 0 की। और 0 वाली सीरीज कहती है नहीं ये तो हो गया काम खत्म, इससे तो लौट के चले जाओ। और लौट के अगर जा रहे हैं तो उस चीज को भी समझें, यहां से जब रिटर्न होना स्टार्ट हुआ तो ये क्या करेगा, यहां से लौट के जाएगा, यहां तक का काम हो गया, ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। आगे ये प्रिंट करेगा 1 को। तो अभी प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ तक का रिजल्ट जो सीरीज 1 को प्रिंट करना था वो क्या प्रिंट करना था 1। वही चीज हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है रिटर्न होते टाइम। तो रिटर्न होने पे ये प्रिंट करता है 1। जैसे ये 1 प्रिंट हो जाता है यहाँ पे कंसोल पे क्या प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, थोड़ी देर 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, 1 प्रिंट हो गया जैसे ये कंसोल पे। तब यहाँ से फिर ये रिटर्न होगा, 1 प्रिंट हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। और इसका काम अगर खत्म हो गया, इस फंक्शन का टास्क कंप्लीट हो गया, ये वापस रिटर्न होके आ रहा है यहाँ पे।
और वापस जब ये रिटर्न होके आ रहा है तो आगे काम करेगा और प्रिंट कर देगा 2 को। जैसे ये 2 को प्रिंट कर देगा तो ये वाला टास्क था 2 को प्रिंट करना, 1 2 सीरीज जो प्रिंट हो रही थी उसमें सीरीज 1 कंप्लीट होने के बाद 2 प्रिंट हो गया। जैसे ये 2 प्रिंट हो गया उसके बाद वापस लौट के आएगा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने पे क्या मिलता है उसे, प्रिंट 3 करना। तो अब ये प्रिंट कर देगा 3 को, एंड जैसे ये 3 प्रिंट कर देगा तो इस फंक्शन का टास्क भी कंप्लीट हो गया। ये जो फंक्शन था हमारे पास 3 प्रिंट करने के बाद इसका टास्क भी कंप्लीट, लौट के यहां चला गया, प्रिंट करेगा 4 को। जब ये 4 को प्रिंट कर देगा तो 4 को प्रिंट का टास्क कहाँ मिल रहा है, इस पर्टिकुलर फंक्शन में। होपफुली आपको ये कर्सर विजिबल है। इस फंक्शन में ये प्रिंट कर रहा है 4 को। जैसे ये 4 को प्रिंट कर देता है इस फंक्शन का काम भी खत्म, लौट के जाएगा और आगे इस पहले फंक्शन का जो कॉल था उस फंक्शन की डेफिनेशन में प्रिंट कर देगा ये 5 को। सीरीज 4 की प्रिंट हो चुकी थी, उसके बाद प्रिंट कर रहा है ये 5 को। और जैसे इसने ये 5 प्रिंट कर दिया इस फंक्शन का टास्क भी कंप्लीट। और जैसे इस पर्टिकुलर फंक्शन का टास्क कंप्लीट, यहां से लौट के जा रहा है वापस वहां जहां से आया था। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। 1 2 3 4 5 वाली सीरीज प्रिंट हो गई है। और ये जो आप कलर देख पा रहे हैं ऑरेंज साइड कलर जो है वो फॉरवर्ड ट्रैकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले परफॉर्म होती है रिकर्सिव अप्रोच में, पहले परफॉर्म होती है फॉरवर्ड ट्रैकिंग, फिर बैकवर्ड ट्रैकिंग परफॉर्म होती है एक लिमिट पे पहुंचने के बाद। एक तरीके से एक इंसान पहले पहाड़ पर चढ़ता है, फॉरवर्ड ट्रैक करता चला गया, ट्रैकिंग परफॉर्म कर रहा है, आगे चढ़ते जा रहा है पहाड़ पे। फाइनली एक लिमिट होगी उस पहाड़ की, जैसे उस लिमिट पे पहुंच गया वापस से उतर के आएगा, बैक ट्रैकिंग। या आप इसी चीज को कहानी की तरह अगर समझें, आप किसी को एक बड़ा सा गिफ्ट देते हो, और गिफ्ट भी कैसा, एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर छोटा बॉक्स, उसके अंदर उससे छोटा बॉक्स, उसके अंदर उससे भी छोटा बॉक्स। फाइनली जैसे ही सबसे छोटा बॉक्स मिल जाए, आप चाहते थे सारे बॉक्स बंद भी करने हैं वापस, तो सबसे पहले बंद कौन सा करोगे, सबसे छोटे वाले को सबसे पहले बंद किया, फिर उससे बड़े वाले को बंद किया, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। और ये जो अप्रोच इंप्लीमेंट हो रही है, इस अप्रोच में पहले फॉरवर्ड ट्रैकिंग होती गई एक लिमिट पे पहुंच के, फिर बैक ट्रैकिंग परफॉर्म हो रही है, और ये फाइनल हमें रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन ये जो अप्रोच है इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो फंक्शन कहने के लिए एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, फंक्शन जो अवेलेबल है सीरीज प्रिंट करनी है अगर n की, तो n की सीरीज प्रिंट करने वाले फंक्शन का काम कैसा है वो समझें। यहाँ पे उसका काम है कुछ इस तरीके से कि सीरीज प्रिंट करवाता है वो n-1 की, और फिर प्रिंट करवाता है, समझने के लिए लिख रहे हैं केवल ऐसे ना, फिर प्रिंट करवाता है n की वैल्यू को। यही है हर एक फंक्शन में। और इस तरीके के फंक्शन का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है। ये पहला फंक्शन कॉल था वैल्यू 5 के साथ, दूसरा फंक्शन कॉल वैल्यू 4 के साथ, तीसरा वैल्यू 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो जो काम एक ही फंक्शन में हो सकता था, रिकर्सिव अप्रोच से अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो रहेगी, क्योंकि